Assalamualaikum, my dear students. I am Alitif and you are learning physics with Sir Ali. आइए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। डेली लाइफ में करंट के बहुत से इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से हम करंट को डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ भी करते हैं। सेकेंड ईयर कोर्स में करंट के 3 इफ़ेक्ट हमने डिस्कस करने हैं। नंबर 1 पे हीटिंग इफ़ेक्ट, नंबर 2 पे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, नंबर 3 पे केमिकल इफ़ेक्ट। नंबर 1 पे हम देखेंगे व्हाट इज़ हीटिंग इफ़ेक्ट। बेटा, जब भी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की मोशन हो रही होती है और मेटल के एटम्स उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करते हैं। कोलिजन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं मेटल के एटम्स को, जिसकी वजह से मेटल के एटम्स की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने की वजह से मेटल में हीट प्रोड्यूस होती है, यानी कि वो गर्म होना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम हीट को H से डिनोट करें, करंट को I से डिनोट करें और जो मेटल की रेजिस्टेंस है उसे R से डिनोट करें और उस मेटल में T टाइम के लिए करंट फ्लो हो, तो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसका फार्मूला होगा H इज़ इक्वल टू I स्क्वायर RT। इस इक्वेशन को हम जॉल्स लॉ भी कहते हैं, क्योंकि जॉल नामी एक साइंटिस्ट था जिसने इस रिलेशन को प्रूव किया था। अगर हम हीटिंग इफ़ेक्ट की एप्लीकेशंस देखें तो डेली लाइफ में हीटिंग इफ़ेक्ट की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसा कि इलेक्ट्रिकल हीटर्स हैं जो कि हम सर्दियों में चलाते हैं, खाना पकाने के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। ये एक हीटिंग इफ़ेक्ट की एग्जांपल है। और डेली लाइफ में हमारे यूज़ होने वाले टोस्टर्स हैं, इलेक्ट्रिकल आयरल्स हैं या इलेक्ट्रिक केटल्स हैं, जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। बेटा, जब भी वायर में से करंट गुज़रता है तो करंट के गुज़रने की वजह से उस वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। जैसा कि बिल्कुल एक मैग्नेट होता है, मकनातीस की मैग्नेटिक फील्ड होती है, बिल्कुल वैसी ही एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है करंट की मैग्नीट्यूड के ऊपर। अगर करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, अगर करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कम होगी। और सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है डिस्टेंस के ऊपर। अगर कंडक्टर से डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आपको मैग्नेटिक फील्ड कम फील होगी, अगर डिस्टेंस कम होगा तो आपको मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा फील होगी। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की एप्लीकेशंस के बारे में। डेली लाइफ में मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसा कि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की वजह से ही हम करंट को डिटेक्ट या मेजर कर सकते हैं। इसी तरह हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी मशीनरी है, जैसा कि इलेक्ट्रिकल मोटर्स हैं, ये जितनी भी मोटर्स हैं ये सब की सब मैग्नेटिक इफ़ेक्ट के ऊपर ही काम करती हैं। नंबर 3 पे है केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ करंट। कुछ लिक्विड्स ऐसे हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सकती है केमिकल रिएक्शंस की वजह से, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट का नाम देते हैं, और इस प्रोसेस की स्टडी को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जब केमिकल चेंजेस होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं, उस दौरान इलेक्ट्रोलाइट्स में से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सकती है। और इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड करती है लिक्विड की नेचर के ऊपर, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की नेचर के ऊपर, और जो क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर। एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इफ़ेक्ट। करंट का केमिकल इफ़ेक्ट
बहुत सी एप्लीकेशंस रखता है, जैसा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग और प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल्स। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीन जब हम एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर चढ़ाते हैं, जैसा कि हम किसी सस्ती मेटल के ऊपर किसी महंगी मेटल की तय चढ़ाएं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और प्योरीफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक नाखालस मेटल को खालस हालत में लेके आने के लिए जो प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। एक्चुअली इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल्स दोनों इलेक्ट्रोलिसिस के प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस है क्या? इलेक्ट्रोलिसिस है कि जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट में से करंट फ्लो हो, उसके करंट फ्लो होने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट की केमिकल डीकम्पोजिशन होना, इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस। इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ होगी: द प्रोसेस ऑफ केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। हमने जो पीछे एग्जांपल्स पढ़ी इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल्स की, वो भी सारी की सारी इलेक्ट्रोलिसिस ही हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस का एक अहम पार्ट है वोल्टामीटर। वोल्टामीटर में एक ग्लास वेसल होती है, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है। इन तमाम कंपोनेंट्स को बोलते हैं वोल्टामीटर। अब हम वोल्टामीटर के कंपोनेंट्स को डिफाइन करेंगे। नंबर 1 पे है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइट। लास्ट टाइम भी हमने जिक्र किया, इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा लिक्विड होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें से करंट इजीली फ्लो हो सकता है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इलेक्ट्रोलाइट इज़ अ लिक्विड विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट। और सेकंड पार्ट है इसका इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी वजह से या जिसकी मदद से इलेक्ट्रोलाइट में से करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन क्या होगी? द मटेरियल विच लीड्स द करंट इनटू और आउट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मीन ऐसी स्ट्रिप जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच हो, उसे बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और उसे हम नाम देते हैं एनोड का। यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड होता है। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द इलेक्ट्रोड विच इज़ कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी या करंट सोर्स इज कॉल्ड एनोड। और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, मींस कि जो बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है, उसे बोलते हैं हम कैथोड। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द इलेक्ट्रोड विच इज़ कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और करंट सोर्स इज कॉल्ड कैथोड। अब हम इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस की एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि हमने एक नखालस कॉपर को खालस फॉर्म में लेके आना है, यानी कि इम्प्योर कॉपर को हमने प्योर फॉर्म में लेके आना है। तो हम क्या करेंगे कि वोल्टामीटर में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेंगे कॉपर सल्फेट का, और जो मेटल की स्ट्रिप्स लेंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रोड लेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, वो दोनों के दोनों कॉपर के बने होंगे। जो नाखालस कॉपर होगा उसको हमने अटैच करना है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर, और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उसके ऊपर हमें खालस कॉपर जो है वो मिलेगी। जब हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया कॉपर सल्फेट का, जब उसमें वाटर ऐड किया तो उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बन जाएंगे। कॉपर के पॉजिटिव आयंस अलग हो जाएंगे और सल्फेट के पॉजिटिव आयंस अलग हो जाएंगे। जब उसमें से करंट गुजरेगा तो करंट के गुजरने की वजह से जो कॉपर के पॉजिटिव आयंस हैं वो इलेक्ट्रोड की जानिब, यानी कि नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड है कैथोड, उसकी जानिब
मूव करना स्टार्ट करेंगे। और इसी दौरान जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जो कॉपर के आयंस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ से जो कॉपर है वो सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होता जाएगा और जो खालिस कॉपर है वो हमें कैथोड के ऊपर हासिल होता रहेगा, यानी कि एक जगह पे जमा होता रहेगा और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे बैठती रहेंगी। लेकिन इस पूरे प्रोसीजर में जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे कॉपर पॉजिटिव प्लेट के ऊपर जमा होना जैसे जैसे कॉपर नेगेटिव प्लेट के ऊपर जमा होना स्टार्ट होगा वैसे वैसे कॉपर सल्फेट में भी जो कॉपर अलहदा हो रहा है वो दोबारा से उसमें ऐड होता जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ ओहम्स लॉ। बेटा, ओहम नामी एक साइंटिस्ट ने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के दरमियान एक रिलेशन को एक्सप्लेन किया जिसे हम ओहम लॉ के नाम से जानते हैं। ओहम ने कहा था कि अगर किसी कंडक्टर की फ़िज़िकल स्टेट को चेंज ना किया जाए, फ़िज़िकल स्टेट मीन उसका टेम्परेचर वगैरह कम या ज़्यादा ना किया जाए, तब वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वोल्टेज मीन पोटेंशियल डिफरेंस, जितना पोटेंशियल डिफरेंस हम ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे करंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। मीन वोल्टेज एंड करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? दी करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स of conductor provided the physical state of the conductor does not change। इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ख़त्म होता है तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पर कांस्टेंट R है जिसे हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं और ये रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होती है। तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा V इज़ इक्वल टू कांस्टेंट इनटू I। अब हम कांस्टेंट की जगह पे R लिखेंगे तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा V इज़ इक्वल टू RI। इसे हम अरेंज फॉर्म में लिखेंगे V इज़ इक्वल टू IR। बेटा, यहाँ पर V वोल्टेज है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है और R रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है। रेजिस्टेंस को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इसकी डेफिनेशन होगी द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओहम है और ओहम को सिंबल ओमेगा से लिखा जाता है। तो फार्मूला बनेगा R इज़ इक्वल टू V ओवर I। क्योंकि R का यूनिट ओहम है, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट है और करंट का यूनिट एम्पेयर है, तो ओहम का फार्मूला बनेगा ओहम इज़ इक्वल टू वोल्ट पर एम्पेयर। इसी फार्मूला से हम ओहम की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि जब करंट 1 एम्पेयर हो और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो उस वक्त जो रेजिस्टेंस होगी वो 1 ओहम होगी। ओहम की डेफिनेशन क्या होगी? रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओहम व्हेन 1 एम्पेयर करंट passes through the conductor due to the potential difference of 1 volt across the ends। अब हम देखते हैं कंडक्टर की रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। कंडक्टर की रेजिस्टेंस 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर 1 पे है डिमेंशन ऑफ द कंडक्टर। डिमेंशन मीन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, अगर लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी।
और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। नंबर 2 पे है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर मीन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। नंबर 3 पे है नेचर ऑफ द कंडक्टर। नेचर, डिफरेंट नेचर के लिए कंडक्टर जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट होती है, जैसा कि लकड़ी के लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा है, कॉपर के लिए रेजिस्टेंस कम है। What are ohmic and non-ohmic conductors? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कंडक्टर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 है ओहमिक कंडक्टर्स, नंबर 2 है नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। ओहमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करें, ओम्स लॉ को ओबे करें, उन्हें ओहमिक कंडक्टर्स मिलते हैं। यहाँ पर ओम लॉ को ओबे करने से क्या मुराद है कि ऐसे कंडक्टर जिनमें से वोल्टेज इंक्रीज़ करने से उनके साथ साथ करंट भी वैसे ही इंक्रीज़ हो, यानी कि वोल्टेज एंड करंट एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हों, उन कंडक्टर को हम बोलेंगे ओहमिक कंडक्टर्स। जैसा कि मेटेलिक कंडक्टर्स हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स मीन कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सारे ओहमिक कंडक्टर्स हैं। अगर हम ग्राफिकली इनका एक स्केच बनाएं, ग्राफ बनाएं पोटेंशियल का और करंट का, तो ओहमिक कंडक्टर्स के लिए जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के लिए, क्योंकि वोल्टेज और करंट ओहमिक कंडक्टर्स के लिए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो इस वजह से ओहमिक कंडक्टर्स का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। नॉन ओहमिक कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जो कि ओहम लॉ को ओबे नहीं करते, मींस ओहम लॉ को फॉलो नहीं करते, यानी कि ऐसे कंडक्टर जिनमें वोल्टेज और करंट एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेट ना करें, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना हो, उन कंडक्टर्स को हम बोलते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। नॉन ओहमिक कंडक्टर की एग्जांपल्स क्या हैं? सेमीकंडक्टर डायोड एंड टंगस्टन ऑफ फिलामेंट, ये दोनों नॉन ओहमिक कंडक्टर्स की एग्जांपल्स हैं। अगर हम इनका ग्राफ बनाएं तो टंगस्टन फिलामेंट बल्ब जो है, इसका वोल्टेज इंक्रीज़ करने से करंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे जैसे ही हम टंगस्टन फिलामेंट को वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये हीट अप होना स्टार्ट हो जाता है, मीन इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। और आपने पढ़ा है कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ती है, रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो करंट की वैल्यू है वो कम हो जाती है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।